सो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फेट का फुल फॉर्म क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। तो अभी तक हमने जो बीजेटी पढ़ा था, बीजेटी में बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता था, फुल फॉर्म उसका। और बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होता था? बाईपोलर मीन्स कि करंट की कंडक्टिविटी में जो हेल्प करेंगे वो दो आपके कैरियर्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल। यहाँ पे जो आपका डिवाइस होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसको हम यूनिपोलर डिवाइस बोलते हैं। मतलब कि जो आपका करंट का कंडक्शन होगा वो ड्यू टू ओनली वन कैरियर होगा, आइदर इलेक्ट्रॉन और होल। सो दैट डिपेंड्स ऑन चैनल कि कौन से चैनल को हम यूज़ कर रहे हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ थी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मतलब वहाँ पे आपके जंक्शन के साथ ट्रांजिस्टर होता था, और ट्रांजिस्टर यहाँ पे भी है। ट्रांजिस्टर का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का ट्रांसफ़र आप करते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ओके, अगर आपको वॉइस लो लग रहा है तो एटलीस्ट आप एक बार ईयरफोन का यूज़ करो, माइट बी दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो अगर आपको वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है, दैट मीन्स एक बार आप उसको ईयरफोन के थ्रू सॉल्व कर लो, बिकॉज सर सर आपकी वॉइस अभी भी लो आ रही है सर। अभी भी लो आ रही है, बहुत लो है। हेलो। जैसे थोड़ा ब्रेक हो रहा है सर। नहीं सर, ठीक है। ओके, किसको किसको प्रॉब्लम है? बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी, देन आई थिंक मेरे एंड से होगा। अब सिस्टम यस सर, मुझको हो रही है सर। ओके, और किसको हो रही है? और किसी को भी प्रॉब्लम है? हाँ सर। ओके सर। सो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स में क्या होगा? जो आपका ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो यहाँ पे भी होगा, बट यहाँ पे जो करंट आपका फ्लो करेगा वो ड्यू टू ओनली सिंगल चार्ज कैरियर होगा, आइदर इलेक्ट्रॉन और होल। और यहाँ पे जब हम करंट को कंट्रोल करते हैं, तो बीजेटी के केस में हम करंट को कंट्रोल करते थे विद द हेल्प ऑफ बेस रीजन। ठीक है, बेस रीजन वहाँ पे होता था। पी एन पी सपोज आप यूज कर रहे हो, या एन पी एन आप सपोज यूज कर रहे हो, तो उसमें पी रीजन जो होता था उसको आप बेस बोलते थे, और बेस की जो विड्थ होती है वो बहुत ही स्मॉल यूज करते थे वहाँ पे हम। अगर बेस का रीजन नहीं यूज करते तो वो डायरेक्टली एक तरह से कंडक्टर की तरह यूज होता, क्योंकि उसमें कोई भी रेजिस्टेंस का प्रोविजन नहीं होता। बट हमने वहां पे बेस को इसलिए यूज किया है क्योंकि हम करंट को कंट्रोल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बेस रीजन। तो वहां पे जो करंट का कंट्रोलिंग होता था वो ड्यू टू बेस रीजन होता था, और यहाँ पे हम जो करंट का कंट्रोल करेंगे वो ड्यू टू वोल्टेज करेंगे। वो कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे। तो जब हम वोल्टेज की बात करते हैं कि वोल्टेज के थ्रू हम करंट को कंट्रोल कर रहे हैं, दैट मीन्स कि इनडायरेक्टली हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली डिपेंडेंट टू वोल्टेज होता है। ये हमें ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा है। ठीक है, सो दैट इज वाई इसका जो डेफिनेशन है वो आपका शो करता है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज अ सेमी कंडक्टर डिवाइस which depends for its operation on the control of current by an electric field. So with the help of electric field, we generally control the current in the field effect transistor device. इसके बाद फेट वर्सेस बीजेटी, जनरली ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं तो फेट को हम क्यों यूज करें जब हमारे पास ऑलरेडी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर अवेलेबल है। तो क्या क्या सिमिलैरिटीज है, एक बार हम ये देखते हैं। तो पहली सिमिलैरिटी की दोनों को हम एज अ एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। हमने बीजेटी में भी देखा था कि बीजेटी को एज एन एम्पलीफायर और एज अ स्विचिंग डिवाइस यूज करते थे हम। ठीक है, तो एज अ स्विच जब हमें यूज करना होता था तो हम उसको क्या करते थे, आइदर इन कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में यूज करते थे। बट जब हमें एम्पलीफायर की तरह यूज कराना होता था तो हम क्या करते थे, उसको एक्टिव रीजन में यूज करते थे बीजेटी के केस में।
ठीक है, वही सिमिलर प्रोसीजर यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी जो फेट का हम यूज करते हैं वो एज एन एम्पलीफायर भी यूज कर सकते हैं और एज अ स्विचिंग डिवाइस भी यूज कर सकते हैं। तीसरा इसका सिमिलरिटी होता है इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट्स का। तो इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट्स का मतलब क्या है कि हर एक डिवाइस का एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस को हम जब अपने इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के साथ में कैलकुलेट करते हैं तो उस कॉमन टर्म को हम बोलते हैं इम्पीडेंस। ओके, पीपीटी सबको विजिबल है? किसी को प्रॉब्लम है पीपीटी में? यस सर, विजिबल। ओके, सर इम्पीडेंस नॉट क्लियरली ऑडिबल। इम्पीडेंस का मतलब क्या है कि सपोज आप रेजिस्टेंस यूज करते हो, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि रेजिस्टेंस कंट्रोल कर रहे हो आप थ्रू दी हेल्प ऑफ, मतलब रेजिस्टेंस होता क्या है, वोल्टेज और करंट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। जो वोल्टेज को आप करंट के साथ डायरेक्टली रिलेट करते हो तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। बट जब हमारे पास रेजिस्टेंस के साथ साथ सर्किट में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस भी अवेलेबल है तो उस जगह पे हम रेजिस्टेंस यूज ना करके, मतलब जो वर्ड हम रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं उसको ना यूज करके हम क्या यूज करते हैं, इम्पीडेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को हम रिप्लेस कर देते हैं इम्पीडेंस से, क्योंकि इस इम्पीडेंस का मतलब क्या है कि उस सर्किट में रेजिस्टेंस तो है ही, उसके साथ साथ कैपेसिटेंस भी हो सकता है और इंडक्टेंस भी हो सकता है। तो उस कॉमन एलिमेंट को, मतलब वो कॉमन एलिमेंट जो है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इन तीनों टर्म को हम मिला के बोलते हैं इम्पीडेंस। क्लियर है इम्पीडेंस का फंडा? यस सर। ओके, सो इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट्स मतलब कि किसी एक डिवाइस का इम्पीडेंस अगर हम दूसरी डिवाइस के साथ उस डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके इम्पीडेंस के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। क्यों ऐसा करते हैं? सपोज हमारा 5 ओम का रेजिस्टेंस है एक डिवाइस का, ठीक है, और उस डिवाइस को आप दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करना चाहते हो। कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि एक डिवाइस के आउटपुट को आप दूसरे डिवाइस के इनपुट से कनेक्ट करना चाह रहे हो। तो सपोज दोनों के इम्पीडेंस में डिफरेंस है, मतलब कि अगर एक का 5 ओम है रेजिस्टेंस और दूसरे का 10 ओम है रेजिस्टेंस, तो क्या होगा कि सिग्नल का लॉस होगा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस आप बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो तो एक जगह से दूसरी जगह पे जो सिग्नल ट्रेवल करेगा उसका कुछ एम्पलीट्यूड वैल्यू घटेगा, ठीक है। तो उसको हम अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, इम्पीडेंस को मैच करते हैं। मतलब कि जो जिस डिवाइस से आप आउटपुट दे रहे हो, जिस डिवाइस से सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, उसका इम्पीडेंस मस्ट बी मैच्ड टू सेकंड डिवाइस, ठीक है। तो सेकंड डिवाइस के जो इनपुट इम्पीडेंस है उसके साथ मैच होना चाहिए। तो इसके थ्रू अगर ऐसा कंडीशन आप अवेल करते हो तो उस केस में इम्पीडेंस की मैचिंग होती है और सिग्नल का डिग्रेडेशन नहीं होता है। तो इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट्स में फिट्स को जनरली हम यूज करते हैं, जैसे हम बीजेटी को भी यूज करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट डिफरेंसेस, तो ये आपके डिफरेंसेस हैं जो हम पाते हैं फिट्स में। सो फिट्स आर जनरली वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस whereas BJTs आर करंट कंट्रोल डिवाइसेस। तो बीजेटी में हम क्या करते हैं, बेस रीजन के थ्रू जो बेस करंट होता है उसके थ्रू हम उसके करंट को कंट्रोल करते हैं। बट यहाँ पे हम जब आगे देखेंगे फिट में कैसे हम वोल्टेज के थ्रू करंट को कंट्रोल करते हैं। सो फिट इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस एंड बीजेटी इज करंट कंट्रोल डिवाइस। एक तो ये डिफरेंस आप पाओगे। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, फिट्स हैव अ हायर इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस जो फिट का होता है बहुत ही हाई होता है। बीजेटीज में जो गेन होता है वो बहुत हाई होता है। थर्ड आप डिफरेंस पाओगे, फिट्स आर लेस सेंसिटिव टू टेम्परेचर वेरिएशंस एंड आर मोर इजीली इंटीग्रेटेड ऑन आईसीज। अब आईसी अगर आपको याद हो पहले के लेक्चर्स में हमने जब पढ़ा था, आईसी का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे डिवाइस के प्रॉपर्टीज को एक छोटे से स्मॉल चिप पे इंटीग्रेट करना। मतलब कि सबको आप उन सारे डिवाइसेस की प्रॉपर्टीज को एक छोटे से सर्किट पे आप उसको प्लेस कर रहे हो। तो उस प्रॉपर्टीज को अगर जब प्लेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली अगर प्रॉपर्टीज टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी तो क्या होगा, उनका कंडक्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है बेस्ड ऑन देयर टेम्परेचर। तो उसको अवॉइड करने के लिए जनरली जो फिट्स होते हैं वो बहुत ही
हाईली रिकमेंडेड डिवाइस होते हैं। ये क्या होते हैं? टेम्परेचर से ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं। तो अगर आप टेम्परेचर वेरी भी कर रहे हो, एनवायरनमेंट कंडीशन की जो टेम्परेचर है उसको वेरी भी कर रहे हो, तो उससे फिट्स बहुत ही लेस अफेक्ट होते हैं और इनको ईजिली हम आईसीज पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। दूसरे केसेस में अगर आप देखो तो बीजेटी में ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बीजेटी में जनरली जो करंट आपका मिलता है वो ड्यू टू मेजॉरिटी एंड ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मिलता है, और हमें पता है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जनरली आपके टेम्परेचर इफेक्ट से ही जनरेट होते हैं। ये क्लियर है पॉइंट सबको? प्लीज कंफर्म। Okay, sir. Okay. FETs are generally more static sensitive than BJTs. तो इन अदर वर्ड्स आप ऐसे भी कह सकते हो कि FETs are generally more static sensitive than BJTs. सो ये आपके चार डिफरेंसेस हैं और ये आपके तीन सिमिलरिटीज हैं जो आप FET और BJT में पाते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप मार्क कर लेना, क्योंकि ये जनरली आपसे पूछा जा सकता है। वाइवा में भी पूछा जा सकता है और मेन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। बताइए। मतलब प्रैक्टिकल का होगा या फिर होल इसका इलेक्ट्रॉनिक्स का? जनरली प्रैक्टिकल का ही होता है जो आप प्रैक्टिकल किए होते हो, लेकिन कभी कभी जब बहुत ही कम प्रैक्टिकल आप करते हो तो उस केस में पूरे सब्जेक्ट का भी होता है, जहाँ तक आप सब्जेक्ट पूरा कवर किए होते हो। सो वो आपको उस समय इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब आपका सिलेबस डिफाइन होगा, जब आपका डेट आएगा वाइवा का। तो अभी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके। So FET has several advantages over BJT. Current flow is due to majority carriers only. तो ये मैंने डिस्कस किया ही है कि करंट जो फ्लो होता है FET में वो ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। इम्यून टू रेडिएशन, रेडिएशन से इम्यून होते हैं। हाई इनपुट रेजिस्टेंस, लेस नॉइजी देन BJT, नो ऑफसेट वोल्टेज एट जीरो ड्रेन करंट एंड हाई थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का वही फंडा है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी FET की नहीं होती है। मतलब टेम्परेचर आप इंक्रीज करो डिक्रीज करो, उससे FET के कंडक्टिविटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। नाउ इसके बाद आपका आता है जेफेट के सिंबल का। जैसे हमने डायोड का सिंबल पढ़ा था, बीजेटी का सिंबल पढ़ा था, वैसे ही हमें जेफेट का सिंबल भी पता होना चाहिए। नाउ जेफेट में आपका डिपेंड करता है कि कौन से चैनल का FET आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के टाइम हम देखेंगे कि कैसे चैनल फॉर्म होता है। सो एन चैनल जेफेट होगा और पी चैनल जेफेट होगा। जैसे हमने डिस्कस किया कि जेफेट में जो करंट फ्लो होगा वो आइदर इलेक्ट्रॉन होगा और होल होगा। तो एक ही चैनल होगा। अगर एक चैनल है तो उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम बोलेंगे एन चैनल FET। एन चैनल FET मतलब कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, चैनल मतलब एक पाथ दे रहा होगा, तो पाथ का मतलब क्या है कि एन चैनल में मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ऑब्वियसली जो करंट फ्लो होगा वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे हम एन चैनल FET बोलेंगे और पी चैनल FET वहां पे बोलेंगे जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ होल्स आपके हेल्प करेंगे कंडक्शन में। ठीक है, क्लियर है सबको? ये पॉइंट क्लियर है सबको? पी चैनल FET और एन चैनल FET का मतलब? यस सर। ओके। अब इनका जो सिंबल होता है वो आप ऐसे दिखाते हो। FET में ये आपका तीन टर्मिनल होता है। तीन टर्मिनल का मतलब क्या है ये हम आगे देखेंगे। एक को हम बोलते हैं सोर्स, दूसरे को हम बोलते हैं ड्रेन, और तीसरा होता है आपका गेट। जैसे हम अपने बीजेटी में तीन टर्मिनल पढ़ा था, एक आपका होता है एमीटर, दूसरा आपका होता है बेस और तीसरा आपका होता है कलेक्टर। वैसे ही यहाँ पे भी तीन टर्मिनल है, इसको भी थ्री टर्मिनल डिवाइस बोलते हैं। इसमें आपका एक सोर्स होता है, दूसरा ड्रेन होता है और तीसरा आपका गेट होता है। जो गेट होता है, गेट पे आप ऐसा एरो बनाते हो। जनरली जो जेफेट होता है, जेफेट के सिंबल में आप जो एरो बनाते हो वो गेट पे बनाते हो। तो गेट पे अगर टुवर्ड्स गेट है, ठीक है, टुवर्ड्स गेट है, तो इसको हम बोलेंगे एन चैनल FET।
और अगर अवे है मतलब दूसरी तरफ जा रहा है आपके गेट से, तो उसको हम बोलेंगे पी चैनल फिट। तो ये आपका सिंबल हो गया। नाउ कैटेगराइजेशन अगर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का करना हो तो ऐसे आप कैटेगराइज कर सकते हो। फर्स्ट जो कैटेगराइजेशन होता है वो जेफेट में होता है, देन मॉसफेट। सो फिट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जेफेट एंड मॉसफेट। जेफेट में बेस्ड ऑन देयर कैरियर, जो कैरियर होता है जो करंट में हेल्प करता है, उसके बेस पे आपका कैटेगराइजेशन होता है फर्दर। एक होता है एन चैनल, दूसरा होता है पी चैनल। वही हम मॉसफेट की बात करें तो मॉसफेट में आपका जो चैनल होता है, चैनल के बेस पे पहली कैटेगराइजेशन होती है। एक होता है डिप्लीशन टाइप, दूसरा होता है एनहेंसमेंट टाइप। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिप्लीशन टाइप में जो चैनल होता है वो पहले से फॉर्म्ड होता है। एनहेंसमेंट टाइप में आप जो बायसिंग वोल्टेज अप्लाई करते हो उसकी हेल्प से चैनल को फॉर्म करते हो। उसके बाद जैसा हमने कैटेगराइजेशन यहाँ पे किया था वैसे ही कैटेगराइजेशन आपको यहाँ पे करना है बेस्ड ऑन देयर कैरियर। एन चैनल और पी चैनल में कैटेगराइज होगा आपका एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट, और यहाँ पे भी डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में भी दो कैटेगराइजेशन होगा, एन चैनल और पी चैनल में। यहाँ क्लियर है सबको कैटेगराइजेशन? किसी को डाउट? किसी को भी डाउट है? ओके। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ जेफेट। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ जेफेट में आप देखो 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। अगर आप इस फिगर को देखो तो यहाँ पे आपको 4 टर्मिनल्स दिखेंगे। एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक आपको इस साइड दिख रहा होगा, दूसरा इस साइड और तीसरा यहाँ पे। तो ये 4 टर्मिनल आपको दिख रहा होगा, लेकिन हम बोलते हैं इसको 3 टर्मिनल डिवाइस। ऐसा क्यों? तो इसका भी रीजन है। अगर आप देखो तो ये दोनों जो टर्मिनल्स हैं ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ वीजीजी, ठीक है। और ये वाला टर्मिनल आपका यहाँ से कनेक्टेड है ग्राउंड से, और ये वाला टर्मिनल आपका विद द हेल्प ऑफ वीडीडी कनेक्टेड है ग्राउंड से। तो ये एक टर्मिनल हो गया, ग्राउंड की तरफ आप यूज कर लो तो ये दूसरा टर्मिनल होगा, ग्राउंड की तरफ यूज कर लो तो, और ये एक तीसरा टर्मिनल होगा इन दोनों को मिला के। तो ये 3 टर्मिनल यहाँ से आप डिसाइड करते हो। देन आप एन चैनल और पी चैनल की जब बात कर रहे थे तो एन चैनल और पी चैनल का मतलब क्या है? इसमें जो 3 टर्मिनल डिवाइस है उसका नेमिंग हम करते हैं सबसे पहले। तो नेमिंग में ये एस से इंडिकेटेड है। एस का मतलब क्या होता है? सोर्स, ठीक है। तो ये सोर्स को इंडिकेट कर रहा है, ये आपका ड्रेन को इंडिकेट कर रहा है, डी फॉर ड्रेन, और जी रिप्रेजेंट्स गेट, ठीक है। तो इन दोनों टर्मिनल के थ्रू आप कंट्रोलिंग करते हो। ये दोनों टर्मिनल आपके एक आपका एमीटर की तरह बिहेव करता है और एक आपका कलेक्टर की तरह बिहेव करता है। तो सोर्स के नाम से ही आपको पता होगा कि सोर्स का मतलब क्या है, कि सोर्स मतलब प्रोवाइड कर रहा है, द चार्ज कैरियर ये प्रोवाइड कर रहा है डिवाइस को। तो ये सोर्स हो गया। ड्रेन मतलब ये कलेक्ट कर रहा है, जो भी सोर्स यहाँ से आपका चार्ज कैरियर भेज रहा है उसको ये ड्रेन कलेक्ट कर रहा है। और गेट क्या करेगा? यहाँ पे कंट्रोल करेगा। तो जब हम एन चैनल की बात करेंगे तो चैनल मतलब कि किसके थ्रू आपका करंट फ्लो हो रहा है। तो ये आपका चैनल है, सोर्स से ड्रेन इस चैनल के थ्रू फुल फ्लो हो रहा है। तो अगर एन चैनल होगा मतलब कि ये पूरा का पूरा रीजन एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी ऑफ कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो जो करंट फ्लो होगा वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। ये क्लियर है सबको? पॉइंट सबको पॉइंट क्लियर है ये? यस सर। ओके। अगर पी चैनल की हम बात करेंगे, पी चैनल की बात करेंगे तो मतलब क्या होगा? ये पूरा का पूरा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। और हेलो, किसी को डाउट क्या? यस सर, सो प्लीज रिपीट दिस पार्ट। ओके। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स होंगे।
तो सपोज आप यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो वोल्टेज प्रोवाइड करने से जो करंट फ्लो होगा वो सोर्स टू ड्रेन मूव करेगा, और जब सोर्स टू ड्रेन मूव करेगा तो मेजॉरिटी ऑफ कैरियर्स जो होंगे उसी के थ्रू फ्लो करेगा। तो दैट डिपेंड्स कि कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हो यहाँ पे। अगर आपका एन चैनल होगा तो एन चैनल में मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, और अगर आप पी चैनल यूज कर रहे हो मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स आर होल्स। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. D Yes, sir. ओके, नाउ इसके बाद हम कंट्रोलिंग की बात करते हैं। तो कंट्रोलिंग का हम कैसे काम करते हैं? तो यहाँ पे आपको गेट टर्मिनल दिख रहा है। गेट टर्मिनल आपका ऑपोजिट टू इस एरिया का सेमीकंडक्टर डोपिंग होगा। मतलब अगर यहाँ पे आप एन चैनल प्रोवाइड कर रहे हो तो ये आपका पी रीजन होगा। यहाँ पे ये देख रहे हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है पी टाइप मटेरियल। तो अगर आपका ये एन चैनल है तो यहाँ पे आपका पी टाइप होगा सेमीकंडक्टर से डोपिंग। यहाँ पे भी सिमिलर फैशन में पी टाइप सेमीकंडक्टर की डोपिंग होगी। और जब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर की डोपिंग कर दोगे और यहाँ पे एन चैनल है तो हमें ये पता है कि पी और एन के बीच में एक जंक्शन बनेगा, और जंक्शन होगा तो ऑब्वियसली एक डिप्लीशन रीजन भी फॉर्म होगा। तो हम ये सबसे पहले हम ये अज्यूम करेंगे कि इस टर्मिनल पे, सोर्स और ड्रेन टर्मिनल के बीच में कोई भी वोल्टेज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन है, कोई भी वोल्टेज अवेलेबल नहीं है, तो अनबायस्ड कंडीशन हो गया। अनबायस्ड कंडीशन ऑफ डायोड याद करो आप, जब अनबायस्ड कंडीशन ऑफ डायोड होता था तो क्या होता था हमारे पास? ये आपका सपोज एन टाइप मटेरियल है, ये आपका पी टाइप मटेरियल है, तो पी और एन के बीच में एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगा। वैसे ही यहाँ पे भी आपका पी टाइप रीजन है, यहाँ आपका एन टाइप रीजन है, तो इन दोनों के बीच में भी एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको कैसे डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो रहा है? हेलो सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक आपकी रिसेंट क्लासेस मतलब प्रीवियस क्लासेस कंप्लीट नहीं होंगी, न्यू ज्वाइनिंग होगी आपकी, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। हाँ सर। ओके, सो आपके लिए सर संदीप सर रिवीजन क्लासेस स्टार्ट किए हैं। सो आई थिंक आपने लास्ट क्लास यूज़ किया, वो किया होगा, ज्वाइन हाँ किया सर, होगा। हाँ, तो उस क्लास को आप फॉलो करते रहो और साथ में ये भी क्लास फॉलो करते रहो, तो आपको समझ में आ जाएगा बाद में, क्योंकि ये सारे वीडियोस आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो इन केस अगर फ्यूचर में अगर आपको डाउट होता है तो आप एक बार मुझसे कंसल्ट करना, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगा कहीं पे भी डाउट होगा तो। बट ये क्लासेस आप फॉलो करते रहो साथ में, कि आपके दिमाग में चीज़ें रहें कि हमने क्या डिस्कस किया है, सो दैट इन दैट टाइम आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और उनको भी डाउट होगा तो इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बस एक बार सुनते जाओ कि क्या क्या मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आएगा आई थिंक कि अभी इतना प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं है आपके लिए। बट जैसे ही आपकी प्रीवियस क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद आप एक बार रिवीजन करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप न्यू ज्वाइनिंग है तो डोंट वरी, बस आप प्रीवियस क्लासेस फॉलो करते जाओ। संदीप सर आपको एक्सप्लेन कर देंगे सारी की सारी चीज़ें, और फिर भी कोई डाउट होता है तो मेरी वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, एक बार आप उसको फॉलो करना, और कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं फिर से आपको बता दूंगा, कोई भी डाउट होगा तो क्लियर कर दूंगा। ओके, सो इसके अलावा किसी को भी डाउट यहाँ पे कैसे डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो रहा है? तो डिप्लीशन रीजन जो ड्रेन साइड में ज्यादा वाइडर है सर, वो बताऊंगा, वो अभी, हाँ वो अभी बताऊंगा। वो एक्चुअली इन्होंने जो शो किया है वो बेस्ड ऑन दिस एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाइड है उसके अकॉर्डिंग ये वेरी कर रहा है कि ऐसा यहाँ पे बल्जिंग इधर की साइड क्यों हो रहा है और इधर की साइड बल्जिंग क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है। तो वो बात की बात है। अभी आप पहले मान के चलो कि यहाँ पे कोई भी जो स्ट्रक्चर होगा, सपोज पी टाइप रीजन है, तो जो डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगा वो मतलब एक बराबर होगा। ठीक है, सिमिलर रीजन होगा, मतलब यूनिफॉर्मली एकदम होगा यहाँ पे डिप्लीशन लेयर। ऐसा नहीं होगा कि इस साइड पे ज़्यादा होगा और दूसरे साइड पे कम होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो कंडीशन शो किया हुआ है,
ये आफ्टर अप्लाइंग दिस बायस वोल्टेज है, ये बायसिंग वोल्टेज अप्लाई करने के बाद का कंडीशन है। अभी आप ये मान के चलो कि जो डिप्लीशन लेयर यहाँ पे बन रहा है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। वो आगे आई थिंक शो किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर में। ये आपका पी टाइप है, ये दोनों पी टाइप है, और ये जो ग्रे वाला रीजन दिख रहा है ये आपका डिप्लीशन रीजन है, ये आपका एन टाइप चैनल है। ये आपको क्लियर होगा, आई थिंक ये फिगर से आपको क्लियर होगा। प्लीज कंफर्म, क्लियर है कि नहीं? यस सर। ओके। ओके, सो ये आपका एन चैनल जेफेट है। सिमिलरली अगर पी चैनल जेफेट होगा तो पी चैनल में क्या हो जाएगा, ये वाला आपका पूरा का पूरा पी रीजन होगा, ये आपका एन टाइप मटेरियल होगा, और ये भी आपका एन टाइप मटेरियल होगा। अब कैसे कंट्रोलिंग करते हैं करंट की और कैसे ये डिप्लीशन लेयर फॉर्म होता है, इधर की तरफ ज़्यादा होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, तो पहले कंस्ट्रक्शन की बात पूरी कर लेते हैं। So the JFET is a three-terminal device whose one terminal is capable of controlling the current between the other two. तो गेट टर्मिनल होता है, उसके थ्रू हम करंट को कंट्रोल करते हैं। वो कैसे कंट्रोल करते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर यहाँ पे हम कोई बायस वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिप्लीशन लेयर कम होगा या ज़्यादा होगा डिपेंडिंग ऑन दिस बायस वोल्टेज। अगर यहाँ पे आप फॉरवर्ड बायस अप्लाई करोगे तो फॉरवर्ड बायस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजिंग होगी। अगर आप यहाँ पे रिवर्स बायस अप्लाई करोगे तो रिवर्स बायस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिप्लीशन लेयर चेंजिंग होगी। In JFETs, the width of a junction is used to control the effective cross-sectional area of the channel that conducts current. So the width of junction, ये वाला जो जंक्शन बन रहा है इनके बीच में, उसकी width को हम इफेक्टिव विड्थ बोलते हैं, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, और इसी के थ्रू आप चैनल के करंट को कंट्रोल करते हो। The N-channel JFET consists of a uniformly doped N-type silicon semiconductor bar with ohmic contacts at both ends and semiconductor junctions made on either side of the bar. अब यहाँ पे दो तीन टर्म्स यूज किया गया है। एक तो यूनिफॉर्मली डोप्ड का मतलब आपको पता होगा, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में। तो इक्वल प्रोपोर्शन में ये पूरी की पूरी डोपिंग हुई है, ठीक है, अनइक्वल प्रोपोर्शन नहीं है। जितना कंसंट्रेशन इस पर्टिकुलर एरिया में आप पाओगे वही इक्वल प्रोपोर्शन आप इस पर्टिकुलर एरिया में भी कंसंट्रेशन का पाओगे। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म डोपिंग। और एन टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का हम यूज कर रहे हैं विथ ओमिक कॉन्टैक्ट्स। ओमिक कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो आप ये कॉन्टैक्ट्स देख रहे हो ये वाले, ये ओमिक कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ओमिक कॉन्टैक्ट मतलब कि जितना आप वोल्टेज दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आपका लीनियरली करंट आपका प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे ओम्स लॉ हम पढ़ते हैं वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग ओमिक कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पे देखा है। मतलब इक्वल प्रोपोर्शन है, वी के अकॉर्डिंग ही आपका आई चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वी आप ज़्यादा चेंज कर रहे हो तो आई उसके कंपैरिजन में कम चेंज हो रहा है। तो इसका दूसरा मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई भी करंट का लॉस नहीं हो रहा है। ओमिक कॉन्टैक्ट का मतलब कि यहाँ पे कोई भी करंट का लॉस नहीं हो रहा है, और जितना आप वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्टेज शो कर रहा है। तो ओमिक कॉन्टैक्ट का मतलब ही यही होता है कि हम इसीलिए अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे कोई भी जो आप बायसिंग अप्लाई कर रहे हो उसका लॉस ना हो, जितना आप अप्लाई कर रहे हो उतना ही यहाँ पे आपका शो करे। At both ends and semiconductor junctions made on either sides of the bar. तो जहाँ पे आपका टर्मिनल है वहाँ पे हम ओमिक कॉन्टैक्ट अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे है, ये ओमिक कॉन्टैक्ट है, ये ओमिक कॉन्टैक्ट है, ये ओमिक कॉन्टैक्ट है और ये ओमिक कॉन्टैक्ट है। The top portion of the N-type channel is connected through the ohmic contact to a terminal called the drain D, while the lower end is connected to the terminal referred to as the source S. तो ये हमने देखा है पहले ही,
जो डी आपका रीजन है इसको हम ड्रेन बोलते हैं, इस साइड को हम सोर्स बोलते हैं, एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द टू पी टाइप टर्मिनल्स फैब्रिकेटेड ऑन द टू साइड्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड देन टू द थर्ड टर्मिनल कॉल्ड गेट। और जो दूसरे दो रीजन्स थे उनको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं गेट। The source terminal gets its name from the fact that the carriers contributing to the current flow move out from the external circuit into the semiconductor at this electrode। तो सोर्स का जो मतलब है वो सोर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये उस सर्किट को कैरियर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं सोर्स टर्मिनल। The carriers travel through the bulk of the semiconductor and are subsequently collected at the drain electrode। So जो भी कैरियर आपका सोर्स के थ्रू भेजा जा रहा है वो सारे के सारे ड्रेन पर कलेक्ट होंगे। The gate is called so because it controls the flow of charges through the bulk। गेट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गेट आपका क्या कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ दिस डिप्लीशन रीजन आपका करंट के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। तो ये तीनों जो सोर्स, ड्रेन और गेट है, इनकी वर्किंग है कि इनका यूज क्या है इस पर्टिकुलर फेड डिवाइस में। With proper biasing of the device, current is allowed to flow from the source and gets collected at the drain terminal of the bar। तो जैसे जैसे हम बायसिंग अप्लाई करेंगे, गेट पे बायसिंग हो या आपका सोर्स और ड्रेन के बीच में बायसिंग हो, उसके अकॉर्डिंग आपका करंट का फ्लो परफेक्ट होगा, ठीक है। एज द ड्रेन आईडी मीन्स ड्रेन करंट flows through the channel, a reverse bias between the two P regions, and the channel reduces the effective width of the channel। तो इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर डिप्लीशन रीजन बहुत कम है, ठीक है, तो डिप्लीशन रीजन बहुत कम होगा, तो उस केस में जो इफेक्टिव विड्थ होगी, ये वाली विड्थ, वो बहुत ही ज़्यादा होगी, मतलब करंट को फ्लो करने के लिए जो एरिया है वो बहुत ही हाई होगा। लेकिन जैसे जैसे आपका डिप्लीशन लेयर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इफेक्टिव विड्थ आपकी रिड्यूस होगी, मतलब जो करंट के मूव करने की एरिया होगा वो बहुत ही कम होता जाएगा। तो जितना एरिया आपका करंट फ्लो होता है, जितने एरिया में करंट फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव एरिया। मतलब इफेक्टिव एरिया मतलब उसी रीजन में से आपका करंट फ्लो हो रहा है, उसके अलावा जो भी रीजन है वो ब्लॉक्ड है, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी डाउट है? कहीं पे भी किसी को डाउट है अभी तक? हाँ या ना में जवाब दो। हेलो, समझ में आ रहा है सबको? सर ओमिक कॉन्टैक्ट का यूज कहाँ पे होता है सर? ओमिक कॉन्टैक्ट का यूज उस जगह पे होता है जहाँ पे टर्मिनल्स आपके कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे ये टर्मिनल कनेक्ट है जी, यहाँ पे ये टर्मिनल कनेक्ट है जी, यहाँ पे ये सोर्स, यहाँ पे ये ड्रेन। इसका मतलब ये है कि ये सपोज आपका मेटल वायर है, तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप सेमीकंडक्टर दे देते हो तो यहाँ पे आपका एक पीएन जंक्शन यहाँ पे भी बन सकता है, मतलब यहाँ पे भी आपका एक डिप्लीशन लेयर बन सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेटल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि कोई भी करंट का रिडक्शन ना हो या वोल्टेज का रिडक्शन ना हो यहाँ पे। ओके सर। ओके, ओमिक कॉन्टैक्ट का जस्ट दूसरा मीनिंग होता है मेटल कॉन्टैक्ट, मतलब मेटल से आप कनेक्ट कर रहे हो। As the effective width of the conductive channel has a striking effect on the resistance of the channel, the current flowing through it also varies correspondingly। So effective width आपकी जैसे जैसे बढ़ेगी या घटेगी उसी के अकॉर्डिंग आपका करंट का फ्लो भी घटेगा या बढ़ेगा। The electrons in the N region move from the source to the drain region. They are carried by majority carriers that drift through the channel। अब यहाँ पे जो भी आपका करंट फ्लो होता है वो विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट होता है, ठीक है। सो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है
कि ड्रिफ्ट का कहाँ यूज़ होता है और डिफ्यूजन का कहाँ यूज़ होता है। सो जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल होता है वहाँ पे हम ड्रिफ्ट करंट की बात करते हैं, और जहाँ पे हम कैरियर कंसंट्रेशन में ग्रेडियंट की बात करते हैं, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट की बात करते हैं, वहाँ पे डिफ्यूजन करंट की हम डिस्कशन करते हैं। तो इस केस में चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू या वोल्टेज के थ्रू करंट को हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे जो हमें करंट मिलेगा वो ड्रिफ्ट करंट होगा। और यहाँ पे करंट जो आपका फ्लो हो रहा है वो थ्रू द चैनल विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्लो हो रही है। The majority carriers enter the channel region through the source terminal and leave the channel through the drain terminal in agreement with the naming of the drain and the source terminals. In the absence of any applied potentials at the two PN junctions, the FIT is under no bias conditions. तो अगर आप कोई भी बायसिंग वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हो तो उस केस में जो जेफेट होगा वो हम अंडर नो बायस कंडीशन मानते हैं, और नो बायस कंडीशन मतलब कोई भी करंट आपका फ्लो नहीं होगा अगर आप टर्मिनल्स को डायरेक्टली कनेक्ट करते हो तो। और द रिजल्ट इज अ डिप्लीशन रीजन एट ईच जंक्शन दैट रिजेंबल्स द सेम रीजन ऑफ अ जंक्शन डायोड अंडर नो बायस कंडीशंस। तो ये जो कंडीशन होगा अंडर नो बायस कंडीशन होगा उसको हम अपने डायोड के सिचुएशन से कंपेयर कर सकते हैं। जब डायोड में कोई भी बायसिंग अप्लाइड नहीं होती थी तो उस केस में जो डिप्लीशन लेयर फॉर्म होता था वैसा ही यहाँ पे भी आपका डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगा। फॉर नॉर्मल ऑपरेशन द करंट एंटर्स द चैनल थ्रू द ड्रेन and as it flows through the channel the voltage drop constantly decreases. So जैसे जैसे इस केस में आपका करंट फ्लो होगा वैसे वैसे आपका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो डिक्रीज होगा, और वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स कि आपका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो रहा है। दिस कैन बी अ लीनियर वेरिएशन फॉर लो वैल्यूज ऑफ करंट। सो ये जो वेरिएशन हम देखते हैं वो जनरली लो वेरिएशन ऑफ करंट के केस में देखते हैं, और जब हम आगे डिस्कस करेंगे इसके रीजन ऑफ ऑपरेशंस जो ओमिक रीजन और एक्टिव रीजन जिसको आप बोलते हो जैसे हमने बीजेटी के केस में देखा था, यहाँ पे भी रीजन ऑफ ऑपरेशन पे आपका डिपेंड तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि आपका कट ऑफ रीजन होगा, यहाँ पे भी देखेंगे कट ऑफ रीजन होगा, सैचुरेशन रीजन होगा और ओमिक रीजन और एक्टिव रीजन होगा। ठीक है, और जनरली जो वोल्टेज का जो रेजिस्टेंस का आप ट्रांसफर देखते हो वो ओमिक रीजन में पाओगे। तो वो क्या होगा, कैसे होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम ओमिक रीजन ऑफ ऑपरेशन की बात करेंगे। Now, the FETs have considerably higher input impedance as compared to BJTs. It is evident that the control voltage is applied to a reverse biased junction, so the FET has a negative temperature coefficient at higher current levels. अब इस केस में अगर आप देखो तो इस फिगर से आप देख सकते हो, अगर इस जंक्शन पे मतलब सोर्स और गेट और सोर्स का जो जंक्शन बन रहा है यहाँ पे, इस जंक्शन पे रिवर्स बायस अप्लाई करोगे तभी आपका डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पीएन जंक्शन फॉर्म हो रहा है। सपोज यहाँ पे जो आपका गेट है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर से डोप्ड है, ये आपका एन चैनल है, तो पी एन जंक्शन यहाँ पे एक डायोड बनेगा, और डायोड अगर रिवर्स बायस होगा तभी आपका जो डिप्लीशन लेयर होगा वो इंक्रीज होगा, क्योंकि हमें पता है डायोड में जब आप रिवर्स बायस अप्लाई करते हो तो डिप्लीशन लेयर बढ़ता है। तो जब डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा तो इफेक्टिव विड्थ, जो इफेक्टिव एरिया होगा करंट फ्लो का, वो डिक्रीज होगा, और जब इफेक्टिव एरिया डिक्रीज होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आप
करंट भी कंट्रोल करोगे। ये क्लियर है पॉइंट? ये क्लियर है पॉइंट? यस सर। ओके। इसके बाद द कैरेक्टरिस्टिक leads to a more uniform temperature distribution over the device area and prevents the FIT from thermal runaway, which is a major point of concern in bipolar transistors. So इसमें टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी नहीं होने की वजह से ये जो फेट्स होते हैं वो थर्मल रनअवे को प्रिवेंट करते हैं। थर्मल रनअवे का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिवाइस को दे रहे हो उस डिवाइस का टेम्परेचर और भी उसके प्रोपोर्शन से और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा कंडीशन होगा, सपोज आप टेम्परेचर दे रहे हो और उस डिवाइस का टेम्परेचर उससे दुगुना तिगुना रेट से उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो डिवाइस बर्नआउट हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं थर्मल रनअवे, मतलब टेम्परेचर पे बहुत ही एक्सपोनेंशियली डिपेंडेंट है डिवाइस। उस कंडीशन को ये फिट अवॉइड करता है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि फिट्स आर जनरली मोर टेम्परेचर स्टेबल। तो टेम्परेचर पे ये बहुत ही स्टेबल होते हैं और बहुत सारे एप्लीकेशंस में जहाँ पे टेम्परेचर का सेंसिटिविटी हमें पता होता है उस सारे एप्लीकेशन में हम फिट को यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ BJTs. So the device is thermally stable even when the active area is large and when many such devices are connected in parallel. Okay, because FITs are Okay, unipolar devices, they hardly suffer from any minority shortage effects and thus have higher switching speeds and higher cutoff frequency. अब जो फिट्स होते हैं वो आपके यूनिपोलर डिवाइस होते हैं। सो जब यूनिपोलर डिवाइस होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा, और जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा तो कोई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा, और जहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं होता है तो उस केस में आपकी स्विचिंग स्पीड बहुत ही हाई होती है। तो फिट्स में जनरली आपका जो स्विचिंग स्पीड होगी वो बहुत ही हाई होगी। स्विचिंग स्पीड का मतलब क्या है कि ऑन और ऑफ, जैसे आप स्विच को ऑन और ऑफ करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलता है। जैसे ही आप ऑन करोगे वैसे ही आपका जो डिवाइस होगा वो वर्क करेगा, जैसे ही आप ऑफ करोगे वैसे ही आपका डिवाइस ऑफ हो जाएगा। तो जनरली डायोड में कुछ टाइम लेता है ऐसा होने में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं जो आपके करंट में इफेक्ट करते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से स्विचिंग स्पीड का डिपेंडेंसी होता है। मतलब जितना ज़्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा उतना ही कम आपका स्विचिंग स्पीड होगा। तो यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर का इफेक्ट है नहीं, तो माइनॉरिटी कैरियर का इफेक्ट नहीं है, दैट मीन्स कि जो स्विचिंग स्पीड होगी बहुत ही हाई होगी। This makes their operation rather smooth. In addition to this, they are square law devices, that is, intermodulation and cross-modulation products are much smaller than those of a bipolar transistors. तो ये भी आपके स्क्वायर लॉ डिवाइसेस होते हैं। स्क्वायर लॉ डिवाइसेस का मतलब क्या है कि जो करंट और वोल्टेज में रिलेशन है वो जनरली स्क्वायर का टर्म होता है। ठीक है, स्क्वायरली डिपेंडेंट करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर और वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर, ऐसा कुछ रिलेशन होता है इनके बीच में। तो वो क्या रिलेशन होता है वो हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे। सो यहाँ तक किसी को भी कहीं पे भी डाउट है? Okay. Sir, when the electrons, बताइए। sir, when the electrons are moved in n region from the source to the drain region, they are only drift source or diffusion source also in other cases? No, only drift is applicable because the current is flowing
the help of majority charge carriers, and here the majority charge carriers are flowing with the help of available voltage or available potential, and available potential is providing your electric field. Okay. Okay, sir. Okay. सो यहाँ Okay. पे कहीं पे भी सो यहाँ पे कहीं पे भी आपको एक कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट नहीं मिल रहा है. मतलब कि हायर ग्रेडियंट का मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट नहीं कर रहे हो आप क्या कर रहे हो? सेम रीजन में फ्लो कर रहे हो. अगर आपको ये फिगर याद हो, फिगर में आप देखो इस फिगर में आप देखो, यहाँ पे कहीं पे भी कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट नहीं है. मैंने पहले ही बताया यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन है. यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पे जितना कंसंट्रेशन होगा पर यूनिट एरिया में, उतना ही यहाँ पे भी आप कंसंट्रेशन पाओगे. मतलब कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है. दैट मीन्स कि कोई भी डिफ्यूजन नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे जो भी करंट फ्लो होगा वो विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट होगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके सर। ठीक है. सो अगर ठीक है. किसी को डाउट सो अगर किसी को डाउट है देन प्लीज आस्क, अदरवाइज वी विल कंक्लूड आवर टुडेस सेशन. सर, ये जो आज के लेक्चर्स का फुल पीपीटीज हैं सर, वो क्या कहाँ पर मिलेंगे? ये मैं बाद में अपलोड करूंगा. अभी क्लास में फ्राइडे को नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को मैं अपलोड कर दूंगा सारा जो भी डिटेल है. के बाद और फ्राइडे के बाद जो भी क्लासेस होंगी उसमें हम कुछ कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो पहले के रिवीजन क्लास में हमें करनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है. जो इम्पोर्टेंट कहाँ पे है. अपलोड होगा सर? ये सारे गूगल क्लासरूम। यूट्यूब पे होगा. ये सारे यूट्यूब पे होगा. यूट्यूब पे आपका यूएम जयपुर चैनल है, उसमें आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का फोल्डर होगा. इलेक्ट्रॉनिक्स फोल्डर अगर फोल्डर में नहीं अवेलेबल है तो वीडियोस में आप जाना. वीडियो सेक्शन में आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के. सर वो फाइनल एग्जाम में सर कितना मार्क्स के